नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अभी मौसम परिवर्तन का समय है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश के साथ साथ और भी कई चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर परिवार में अगर लोग बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, उनका विशेषकर ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको बताना कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट, अपना दिन का लक्ष्य सुनिश्चित किया है कि आज के दिन से हमें क्या प्राप्त करना है। जो कुछ भी प्राप्त करना है, मेरा मानना यह है कि वो कहीं पर एक व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए कि आज के दिन का टारगेट ये है। आज के दिन अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो ये प्राप्त करना है, इस दिन को ऐसे ही नहीं जाने देना है, बहुत कुछ इस दिन से हासिल करना है, बहुत कुछ इस दिन से हासिल करना है। तो हम उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट, 5 क्या, मुश्किल से 30 सेकेंड, किसी भी दिन की शुरुआत किस तरीके से होती है। हालांकि आप जानते हैं, आपको बताया भी है कई बार कि दिन की शुरुआत करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे वीक टॉपिक कौन से हैं, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके अंतराल में क्या पढ़ रहे हैं, उसके दौरान क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे, आज अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे। आज अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे। मतलब जो भी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो किस मंथ की करंट अफेयर पढ़ रहे हो। 8 से 9 घंटे के टारगेट अगर आपके दिन के हैं, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए, आवश्यक भी है, जरूरी भी है। और रिवीजन, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 2 रिवीजन तो हमें किसी भी विद्यार्थी को करने चाहिए। 2 रिवीजन अनिवार्य होते हैं। और 2 रिवीजन कैसे कि मान के चलिए, अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो गलती मत करिएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उसको कल ही लेकर बैठ जाते हैं या सायकाल को ही लेकर बैठ जाते हैं कि चलो एक बार इसको देख लेते हैं, रिवीजन इसका कर लेते हैं। सामान्यतः 1-2 दिन में चीजें नहीं भूली जाती हैं। चीजों को भूलने की एक प्रक्रिया होती है, दिमाग धीरे धीरे चीजों को भूलता है और सामान्यतः उन चीजों को जल्दी भूलता है, उन बातों को जल्दी भूलता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ते समय अगर आपका किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले वो चीजें दिमाग से गुल होंगी। समानता दिमाग 5वें-6वें दिन लगभग 70% चीजों को भुला चुका होता है। इस बात का फायदा उठाओ, 7वें दिन उसका रिवीजन करो। यानी एक दिन बाद, 2 दिन बाद उसका रिवीजन नहीं होता, 5-6 दिन बाद लगभग उसका रिवीजन होता है, पहला रिवीजन। फिर 14 दिन बाद समय मिल जाए तो 21 दिन बाद, ये कंपलसरी नहीं है तीसरा रिवीजन, लेकिन 2 रिवीजन तो किसी भी टॉपिक के लिए कंपलसरी है, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में कैसे सुनिश्चित रहेंगी। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम, जो इससे पिछली वाली क्लास हो रही थी, वो हो रही थी गद्यांश को लेकर। गद्यांश पर हम बात कर रहे थे, गद्यांश हम सीख रहे थे कि गद्यांश वास्तव में है क्या, किस तरीके से गद्यांश के उत्तर किए जाते हैं। एक गद्यांश बस हमने देखा था, एक गद्यांश। आज कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा गद्यांश सॉल्व हो पाए, और सॉल्व के साथ साथ सॉल्व करने के जो, देखिए गद्यांश में ही उस सवाल का उत्तर है, उस सवाल को लिखने का तरीका बस हमें आना चाहिए, और तरीके के साथ साथ जो मुख्य बिंदु हैं वो वहां पर सर हम चिन्हित कर पाए कि हाँ ये मुख्य बिंदु है, कुछ शब्द देख पाए कि शब्द किस तरीके के प्रयोग होंगे। बस उसी तरीके से गद्यांश सॉल्व होते हैं। गद्यांश सॉल्व करने के लिए मैंने बार बार आपसे कहा था कि सबसे पहले सवाल पढ़िए, और सवाल को पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ना है, उल्टा सिस्टम अपनाना है। कई बार क्या करते हैं कि कुछ विद्यार्थी, ये गद्यांश है हमारा, इसमें मानकर चलिए 1000 शब्द लिखे हैं, और इस गद्यांश को सबसे पहले पढ़ने का नंबर लगाते हैं। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, इस गद्यांश के बाद फिर इससे आधारित जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को पढ़ते हैं कि कौन कौन से सवाल इस गद्यांश से आए हैं। उन सवालों को पढ़ा, मान लीजिए पहला सवाल ही आपने पढ़ा, पहले सवाल पढ़ने के बाद फिर आप गद्यांश को पढ़ोगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद ढूंढने का प्रयास करोगे कि इस लाइन से संबंधित बात किस पैराग्राफ में लिखी है, या फिर यहां पर जो शब्द हैं इनसे मिले जुले शब्द किस लाइन में लिखे गए हैं। फिर उससे संबंधित पैराग्राफ को पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद फिर उसका उत्तर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करोगे। ये सामान्यतः काफी लॉन्ग टेक है। ऐसे ही आपने जब दूसरा गद्यांश पढ़ा, यानी ऐसे ही जब आपने दूसरा सवाल पढ़ा तो दूसरा सवाल पढ़ने के बाद फिर गद्यांश को पढ़ोगे, तीसरा सवाल पढ़ा फिर गद्यांश को पढ़ोगे, फिर उसमें ढूंढने का प्रयास करोगे कि यहां पर कहां पर उत्तर है। ये तरीका ठीक तो है, लेकिन समय बहुत ज्यादा ले लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सवालों को पढ़ना है। एक बार अगर हमने, देखो 5 सवाल आने हैं, 12 अंक का एक सवाल है, तो सबसे पहले अगर हमने सवाल पढ़ लिए हैं, सवाल पढ़ने के बाद अगर हम गद्यांश को पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक धुंधली सी छवि रहेगी कि किस किस विषय को लेकर सवाल है। और जैसे ही हम उस पैराग्राफ पर पहुंचेंगे या फिर उस लाइन पर पहुंचेंगे जहां पर उस सवाल का उत्तर छिपा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, इससे संबंधित सवाल आया है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। फिर बार बार ना तो उससे संबंधित पैराग्राफ ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि कहां पर इससे संबंधित बात लिखी है, और ना ही फिर बार बार गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि बार बार गद्यांश पढ़ना गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप एक सटीक उत्तर लिख रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 बार गद्यांश तो पढ़ना ही होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक गद्यांश जो हमने कल किया था वो कुछ इससे संबंधित था। कागज की रिपोर्ट को लेकर हमने गद्यांश पढ़ा था, उसके आधार पर कुछ उत्तर लिखे थे, और आपको एक होमवर्क का कार्य दिया गया था कि इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल था, इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आपको लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। बस मुख्य बिंदु हमारे पास होने चाहिए कि हेडिंग क्या रहेगी, उसके अंतराल में हम क्या क्या लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, और जो लिखेंगे, और ये भी आवश्यक नहीं है कि सभी विद्यार्थी एक समान भाषा का प्रयोग करें, जैसा यहां पर मैंने लिखकर दिखाया उसी को लिखा है। ये वास्तव में सटीक नहीं होता कि समानता एक जैसे, ये संभव भी नहीं है कि यही गद्यांश वापस से आपकी परीक्षा में रिपीट हो, संभव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इसका उत्तर किस तरीके से करना होता है वो हमें जानना होता है, ठीक है। सर जी बहुत ज्यादा हॉलीडे हो जाता है, क्या बात है। अर्पित जी कह रहे हैं गुरुजी छुट्टी बहुत ज्यादा। गुरुजी डबल वॉइस आ रही है, डबल वॉइस आ रही है क्या? ऐसी कोई तो समस्या यहाँ पर नहीं है, हमारे कंप्यूटर जी चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मुझे पता है कि कल आपकी छुट्टी रही थी, कल मैं कहीं किसी कारणवश कहीं बाहर था, ठीक है ना, उस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए आगे चलते हैं, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। एक और गद्यांश हमें करना है, इससे संबंधित हमने कई सारे सवाल करे कि सर यहां पर अगर इस वाले सवाल की बात करें, वे क्या वजह हैं जिनके कारण युवा अयोग्य हैं, रोजगार के अयोग्य हैं। उसके साथ साथ सर वे क्या वजह हैं, ये भी हमने किया था। उसके बाद लेखक के अनुसार वर्तमान युवा पीढ़ी का एकमात्र प्रयोजन क्या है, ये भी हमने देखने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। इससे संबंधित एक और हमें गद्यांश पढ़ना है, जो कि गद्यांश है किसी किसानों को लेकर, ठीक है ना। एक ये गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ना है, और इस ध्यान से पढ़ने के बाद फिर इसके सवालों के उत्तर करने हैं। गद्यांश को देखते ही सबसे पहले गद्यांशों के सवाल पढ़ने हैं, सवाल के बाद फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये गद्यांश है, इसका एक हिस्सा यहां पर है, और इससे जो संबंधित सवाल पूछे गए हैं वो 5 सवाल यहां पर हैं। इन 5 सवालों को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल क्या है, श्रमिक कौन है। हमें गद्यांश के अनुसार पता लगाना है कि श्रमिक किसे कहा जाता है, पहला सवाल। गद्यांश के आधार पर जहां पर भी श्रमिक की परिभाषा दी गई है कि श्रमिक इन्हें कहा जाता है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर बाद में इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, वहां पर कहीं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई है कि इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, उसे फिर अपनी भाषा में बनाकर हमें लिखना है। भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है कि भारत में रोजगार किस स्तर का है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। जो जो कुछ बिंदु वहां पर बनेंगे गद्यांश को पढ़ने के बाद, जो जो हेडिंग्स बनेंगी उनको साथ के साथ देखते चलेंगे। किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता। एक सर महिलाओं के बारे में टिप्पणी दी गई होगी कि किन महिलाओं को श्रमिक की श्रेणी से बाहर किया जाता है, किन्हें श्रमिक नहीं माना जाता। और भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, यानी भारत में जो श्रमिकों का अनुपात है कि महिला और पुरुष का एक अनुपात दिया गया होगा कि महिलाओं का जो महिला श्रमिक है उनका अनुपात पुरुषों की तुलना में ये है, इससे संबंधित कोई जानकारी दी गई होगी। अब गद्यांश पढ़ने का नंबर लगाते हैं, एक बार फिर से पढ़िए इनको कि सर जहां पर श्रमिक कौन है, श्रमिक की परिभाषा अगर बताई जा रही होगी उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। जहां पर श्रमिक कौन है ये बताया जा रहा होगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जो जानकारी है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है, इस वाले मुद्दे को ध्यान से पढ़ेंगे। किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता, इसे ठीक से पढ़ा जाएगा। भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, कोई डेटा दिए गए होंगे, उन डेटा को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है जी हमारा गद्यांश, यहां से इसको पढ़ने का नंबर हमें लगाना है, यहां से इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ही लाइन में लिखा गया है कि जब एक किसान खेतों में काम करता है, यानी हम ये समझ चुके हैं कि सर ना तो हमें शीर्षक लिखना है, शीर्षक जब तक पूछा ना जाए कि इसका शीर्षक क्या होगा। संभावना क्या होती है कि सवाल में ही पूछ लेता है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा, और ऐसी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है कि शीर्षक आपसे पूछा जाए। सवाल में ऊपर ही मेंशन होता है कि शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना है। जब एक किसान खेत में काम करता है
तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। एक बात कही गई है कि जब कोई भी किसान, कोई भी फार्मर अपने खेतों में काम करेगा तो उस खेतों में किसकी पूर्ति के लिए? सर, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए और उद्योगों के लिए क्या करता है? वह कच्चे माल का उत्पादन करता है। एक तो खाद्यान्न की पूर्ति, जो पूरे देश की खाद्यान्न की पूर्ति हो पाए, जो सर उद्योगों के लिए, जो उद्योग हैं जैसे जो कृषि से संबंधित है, उनकी पूर्ति के लिए कच्चे माल को तैयार करता है। या फिर कोई भी उद्योग हो, उनका कच्चा माल कहां पर तैयार होता है? मानकर चलिए कि अगर किसी को चिप्स बनाने हैं तो चिप्स बनाने के लिए जो आलू चाहिएंगे वो खेत से ही आएंगे, तो वो जो कच्चा माल है वो खेत से प्राप्त होगा, वो किसान तैयार करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों, विद्युतीकरण तथा विद्युतीकरणों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। जो कपास का पौधा है, जो कपास का पौधा है वही कपड़े के कारखानों में या फिर विद्युत करघों में कपड़े का रूप धारण करता है। इन कच्चा माल क्या है? यहां पर कच्चे माल का एक उदाहरण दिया गया है कि कच्चा माल यहां पर क्या है? कपास है। यहां पर कच्चा माल कपास हो गया, वही आगे जाकर कपड़े का रूप धारण करता है। आगे चलते हैं। गाड़ियां सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को का कुल मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगर देखिए, अगर आपने सवाल पहले पढ़े हैं तो ये लाइन पढ़ते ही पता चलेगा कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है। क्या सवाल था? कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ये एक सवाल था। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसके बारे में एक सवाल आया है और यहां पर उससे संबंधित कुछ लिखा गया है कि हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो क्या इस बात का हम प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब भी हम उत्तर लिखेंगे तो इससे संबंधित बात का हमें प्रयोग करना है। हालांकि हमने पढ़ा भी है कि इसे सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, हमारे पास और भी जानकारी है, हमने पढ़ा भी है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, लेकिन हमें गद्यांश को आधार मानते हुए सवाल के उत्तर करने हैं। किसको? हमें गद्यांश को आधार मानते हुए सवाल के उत्तर करने हैं। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है कि सर निर्यात के लिए भी मूल्य प्राप्त होता है और आयात के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। इनमें हम देखते हैं कि निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है। निवल अर्जन से आपका अर्थ क्या है? निवल अर्जन यानी जो नेट को कहते हैं निवल। नितांत भी इसको कहा जाता है। नितांत मतलब लगभग 100%, लगभग पूर्ण, ठीक है ना। निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इस बात का भी प्रयोग करेंगे। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं तो उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या इससे एक सवाल आया है आर्थिक क्रियाओं से? इस बात का प्रयोग भी हम करेंगे उत्तर लिखते समय। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। एक ये भी सवाल था कि सर श्रमिक किसे कहते हैं? देख पा रहे हो? एक ये सवाल था कि सर श्रमिक किसे कहा जाता है, श्रमिक कौन होता है। अब यहां से श्रमिकों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि श्रमिक वास्तव में होता कौन है। तो इस बात पर ध्यान देना है कि श्रमिक किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न, किस क्रियाओं में? जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही श्रमिक कहा जाता है। उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही सर हम श्रमिक कहते हैं। संलग्न का अर्थ होता है जुड़े हुए। संलग्न का अर्थ क्या है? जुड़े हुए। जो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। चाहे वो उच्च वर्ग या किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो उच्च वर्ग या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी हम क्या कहेंगे? वो भी श्रमिक हैं। यदि इनमें से कुछ लोग बीमार हैं, बीमारी, जख्म होने, शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योहार
या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते। अस्थायी मतलब, अस्थायी शब्द का मतलब क्या है कि कुछ वजह से वो अवकाश पर हैं, कुछ वजह से वो छुट्टियों पर हैं। अस्थायी मतलब कि सर स्थायी नहीं, स्थायी तो परमानेंट हो जाता है कि परमानेंट वो काम पर नहीं आ रहे, फिर वो श्रमिक ही नहीं है। अस्थायी मतलब कुछ वजह से छुट्टी पर है, अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई 1 महीने की छुट्टी पर है तो आप उसे श्रमिक की श्रेणी से ही बाहर कर दोगे कि तुम श्रमिक नहीं हो, बिल्कुल नहीं। वो भी सभी व्यक्ति श्रमिक कहे जाते हैं जो किसी कारणवश या किसी बीमारी से, किसी जख्म होने या शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, कोई त्योहार है या फिर सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से अवकाश पर हैं, अस्थायी रूप पर काम पर नहीं आ पाते हैं, वो भी श्रमिक कहलाते हैं। इन सभी बातों का प्रयोग करेंगे उत्तर लिखते समय। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वाले को भी श्रमिक ही माना जाता है। अब देखो यहां पर श्रमिक की एक नई परिभाषा दी गई है कि श्रमिक किसे कहते हैं। श्रमिक, श्रमिकों की, जो व्यक्ति श्रमिकों की सहायता करते हैं वो भी एक प्रकार से श्रमिक की ही संज्ञा में आ गए हैं, कि जो इन कामों में लगे, यानी जो इन कामों में लगे हैं मुख्य श्रमिकों की सहायता करते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, उन्हें ही श्रमिक कहते हैं, उन्हें भी श्रमिक कहते हैं। यानी जो जो इस उत्पादन की प्रक्रिया में जो जो किसी भी रूप से सहायता कर रहा है, चाहे माल गाड़ियों से कहीं पर ढोना हो, चाहे डिस्पैच का काम हो, चाहे माल कहीं से लेकर आना हो, आयात और या फिर कहीं पर भेजना हो, ये सभी प्रक्रियाएं जिनसे भी लोग संबंधित हैं, जो भी सहायता कर रहे हैं, वो भी श्रमिक कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है, यानी उन्होंने काम किया, जिन व्यक्तियों ने उनको रखा है, जिन व्यक्तियों ने उनको अपने संस्थान में या जिन व्यक्तियों को अपने विभाग में जिन्होंने जॉब दी है, काम पर रखा है, उन नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है, वह ही उन्हें ही श्रमिक कहा जाता है। यानी आमतौर पर लोगों का मानना क्या है, लोगों का मानना यह है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते समय जो नियोक्ता है, जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति हुई है, उसके द्वारा उसे कुछ भुगतान किया जाएगा कि आपका वेतन ये है, जैसे हम सैलरी कहते हैं कि आपकी सैलरी ये है, उन्हें ही श्रमिक कहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। आगे खंडन किया गया है इस बात का, पर ऐसा नहीं है कि केवल सैलरी पाने वाले ही श्रमिक नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं नियोजित होते हैं वे भी श्रमिक ही हो जाते हैं। स्वयं नियोजित यानी जो अपना खुद का कार्य कर रहे हैं। मानकर चलिए कि कोई कुछ कर रहा है, कोई ने किसी रोजगार को प्रारंभ किया है, कोई कहीं पर कार्य कर रहा है, किसी ने कुछ खोला है, और आजकल तो ट्रेंड भी है ना कि वो जो स्टार्टअप बोलते हैं उसको, कि हमने स्टार्टअप किया है। चाय की टपरी लगाई है, उसे भी क्या बोलते हैं? स्टार्टअप किया है हमने। क्या मैंने एक स्टार्टअप खोला है, ये भी ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ये क्या है? जो स्वयं नियोजित होते हैं वे भी श्रमिक कहलाते हैं। भारत में रोजगार की प्रगति बहुमुख है। भारत में रोजगार की प्रगति कैसी बहुमुख है? इससे संबंधित एक सवाल आया ऐसा है कि भारत में रोजगार की प्रगति कैसी है? इससे एक सवाल पूछा गया है कि भारत में रोजगार की प्रगति कैसी है? बहुमुख है। इस बात पर ध्यान दो। इसका उत्तर यहां पर मिला है कि भारत में रोजगार की प्रगति बहुमुख है। अब देखिए, केवल इतनी सी बात को पढ़कर हम इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं। जो भारत में रोजगार की प्रगति कैसी है? बहुमुख है। फिर हम कुछ हेडिंग बारे बनाएंगे कि बहुमुख यानी जो व्यक्ति स्वयं नियोजित कार्य कर रहा है वो भी है, वो भी रोजगार के अंतर्गत है। जो व्यक्ति किसी भी संस्थान में कार्य कर रहा है वो भी रोजगार है। तो अलग अलग बिंदुओं को बनाकर इसका उत्तर करेंगे। आगे चलते हैं। कुछ लोगों को वर्ष भर में रोजगार प्राप्त होता है। बहुमुख यानी कुछ लोगों को वर्ष भर में भी रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष भर यानी लगातार उनको रोजगार मिलता है। तो कुछ लोगों को वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि सर वर्ष में कुछ ही महीनों उन्हें काम मिला है। आगे चलते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है, ये भी ठीक है। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुपात, इससे एक सवाल आया है कि श्रमिकों की संख्या का अनुपात, वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वास्तव में जितने भी उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वो सभी
रोजगार की श्रेणी में है। किसकी श्रेणी में है? रोजगार की श्रेणी में है। आगे चलते हैं कि अब देखो यहां पर कुछ तथ्य दिए गए, कुछ डेटा दिया गया है कि वर्ष 2011-12 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 473 मिलियन आंका गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात, यहां से अनुपात का सवाल है। वो जो अनुपात वाला सवाल आया है ना, ये रहा कि भारत में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या है। इसका उत्तर ये रहा, इसका उत्तर ये रहा कि सर इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से अधिक है, शहरी श्रम बल से अधिक है। इन 473 मिलियन श्रमिकों को 3/4 में से कितने हैं? 3/4 श्रमिक ग्रामीण हैं। यानी जो 3/4 श्रमिक हैं, 4 में से 3 लगभग 75% वो किसके हैं? वो हो जाते हैं सर हमारे ग्रामीण। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। किसकी बहुलता है? यानी कौन श्रमिक ज्यादा है? पुरुष ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है। यानी जितने भी श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनमें से 1/3 कौन है? 1/3 है महिला। तो शहरों में केवल 20% ही महिला श्रम बल है। और शहरों से अगर तुलना करें तो शहरों में कितने हैं? लगभग 20% है। हंसी आ रही है देखो किनको? अनु जी कह रही है कि गुरुजी हमको तो हंसी आ रही है। वाह, तो ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बहुत अच्छी बात है। पुष्पिंदर जी कह रहे हैं ये भी ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल कि सर 20% ही श्रम बल में भागीदारी पाई गई है। कहां की? सर ये 20% जो है ना, ये शहरों में है। अब देखिए इसका हिंदी की अगर बात करें ना, हिंदी के विभिन्न टॉपिक जो हिंदी की वर्णमाला है उससे उसका उल्लेख नहीं है, इससे इसका उल्लेख नहीं है, उससे इसका कोई संदर्भ भी नहीं। लेकिन ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आधार, इसको एक कहानी की तरह पढ़िए और कहानी की तरह पढ़ने के बाद इसका उत्तर करना है। मैं समझ सकता हूं कि कुछ विद्यार्थियों के पढ़ने में अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या तथ्य हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिएगा यही पढ़ना होता है और इसी पढ़ने के साथ बाकी के सवाल उत्तर करने होते हैं। अगर हम यूपीएससी क्वालिफाइंग की बात करें तो गद्यांश से 5 सवाल आने हैं और एक सवाल के अंक निर्धारित किए गए हैं 12। कितने हैं? 12। तो कुल मिलाकर 60 अंक हैं गद्यांश के पास और इसको छोड़ तो नहीं सकते हम, ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे, ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। हाँ, हमें यह भी पता है कि आप ये भी जानते हैं कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका उत्तर गद्यांश में ही है। तो सर इसके लिए हम इसको खुद भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी सक्षम हैं, लेकिन इसको बड़ी सुगमता, बड़ी गहनता के साथ पढ़ना होता है, बड़े ही चिंतन के साथ इसको पढ़ना होता है। पढ़ते समय एक एक बिंदु को ध्यान में रखना होता है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ने के बाद इसके आधार पर उत्तर क्या आएगा, ये पढ़ना है। बार बार अगर आप गद्यांश पढ़ रहे हैं, इसका केवल एक ही मतलब है कि शुरुआत में गद्यांश को ठीक से नहीं पढ़ा, शुरुआत में गद्यांश को ठीक से नहीं पढ़ा, केवल एक ही मतलब है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम ग्राम से तुलना करें तो ग्राम में लगभग 33% महिला श्रमिकों का योगदान है। ग्राम में अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या है? मतलब अनुपात क्या, उनका जो परसेंटेज है वो 1/3 है। 1/3 अर्थात लगभग 33% के आसपास। और अगर वहीं शहरों से तुलना करें, यही संख्या घटकर कितनी हो जाती है महिला श्रमिकों की? 20% के आसपास, लगभग 1/5। लगभग कितनी? लगभग 1/5। लगभग क्या 20% है तो पूरा 1/5 होगा। अच्छा, भागीदार पाई जाती हैं महिलाएं खाना बनाने, जो महिलाएं होती हैं वो खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों में भी काम करती हैं। यानी वो खाना भी बनाती हैं, वो उसके साथ साथ पानी लाती हैं, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों में भी काम करती हैं। उन्हें भी नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती, या ना तो उन्हें नगद पैसे मिलते हैं और ना ही उन्हें अनाज के रूप में मजदूरी मिलती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर आज भी ये पद्धति अपनाई जाती है, जहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई तुम हमारे खेतों में काम करो, जो उपज होगी उसका एक हिस्सा
एक हिस्सा मतलब जो भी उनके द्वारा निर्धारित होता है वो आप रख लेना, यानी जो भी पैदावार होगी आपको पूरे साल काम करना है, पूरे साल या फिर एक फसल तक आपको कार्य करना है, जो उपज होगी उसका ये हिस्सा आपका होगा, उसे बोलते हैं हिस्सेदारी, और क्षेत्रीय भाषा में उसे बोलते हैं पट्टेदारी। या फिर जो भी नियम हो, ना तो उन्हें अनाज का कोई हिस्सा मिलता है और ना ही उस कार्य के बदले में कोई मजदूरी मिलती है, चाहे उन्होंने घर में खाना बनाया हो, पानी लेकर आई हो, या फिर ईंधन बीनना हो, या फिर खेत में भी काम किया हो, उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती। तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा इस गद्यांश को लिखा गया है, जो परीक्षक है वो हमसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि क्या इन्हें भी हम श्रमिक की संज्ञा दे सकते हैं। इसके बारे में आगे उसने उल्लेख किया है, क्या किया है, नहीं मिलती है। कितने ही मामलों में तो कुछ भुगतान नहीं किया जाता, यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनके संबंध में उन्हें भुगतान ही नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, यानी इस गद्यांश के अनुसार उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन यहां पर जो परीक्षक है या फिर जिस व्यक्ति के द्वारा गद्यांश लिखा गया उसका मत क्या है, उसका मत क्या है कि अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक मान लिया जाना चाहिए, कि जो भी अपने घर में योगदान दे रही हैं, खेतों में भी कार्य कर रही हैं, पानी लेकर आ रही हैं, ईंधन जो बीन रही हैं, ना तो उन्हें हम अनाज के रूप में भुगतान कर रहे हैं और ना ही उन्हें हम नगद रुपयों से उनका भुगतान हो रहा है, तो इन्हें हम श्रमिक नहीं मान सकते। लेकिन यहां पर एक मत आ रहा है किसका, अर्थशास्त्रियों का, कि इन्हें भी श्रमिकों की संख्या में, श्रमिक वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। यह पूरा गद्यांश है। चाहो तो भले ही अभी इस गद्यांश को एक बार और पढ़ सकते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो जो सवाल हैं उनसे संबंधित तथ्य जुटाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले सवाल को पढ़िए, पहला जो सवाल था वो इससे संबंधित था कि श्रमिक कौन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई 3 तथ्य बताइए कि श्रमिक किसे कहा जाता है, बता पाओगे? अगर कोई 3 तथ्य आपसे पूछे जाए कि श्रमिक कौन है, क्या कह पाओगे कि श्रमिक कौन है? श्रमिक कौन है, किसे कहते हैं श्रमिक? तो जो पहली, जो जहां पर हमने अंडरलाइन किया है कि श्रमिक कौन है, जैसे ही पढ़ा कि सर श्रमिक के बारे में यहां पर कहा गया है, अंडरलाइन किया, बाद में उससे संबंधित उत्तर बनाने में आसानी हो जाती है। यहां पर क्या कहा गया है कि श्रमिक कौन है? हाँ देखो, यहां पर कहा गया है वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। अब यहां पर एक बिंदु, एक शब्द है आर्थिक क्रियाएं। जो आर्थिक क्रियाएं है ना, जो किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, जो किसी भी प्रकार का उत्पादन की क्रियाएं हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, उनमें संलग्न जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें श्रमिक कहते हैं। एक बिंदु तो ये हो गया कि सर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को श्रमिक कहा जाता है। और कोई? और कोई? सर महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता है क्योंकि उन्हें काम के बदले वेतन नहीं दिया जाता। पुष्पिंदर जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य जी कह रहे हैं गुरु जी एक क्वेश्चन में 150 वर्ड, हाँ लगभग 150 वर्ड के आसपास। मुस्कान जी कह रहे हैं काम की मदद करने वाला। हाँ देखिए, यहां पर एक और उत्तर आया कि सर जो श्रमिकों की सहायता करते हैं। श्रमिक कौन से? जो मुख्य श्रमिक होते हैं, जो उस कार्य में, जो इन सभी क्रियाकलापों में संलग्नित होते हैं, उनकी जो सहायता लोग करते हैं ना, वो भी श्रमिक की संज्ञा में आ जाते हैं। ये बिंदु हमने यहां पर पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, हाँ, कि सर और तीसरा बिंदु ये भी हो सकता है। तीसरा बिंदु क्या हो सकता है कि सर जो छुट्टी आदि पर है, यानी जो अवकाश आदि पर है, जो अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते, वो भी श्रमिक ही हैं, वो इनसे अलग नहीं है। तो इनको एक हेडिंग के साथ लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दे। डायरेक्ट भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः नियोजित तरीके से, क्रमबद्धता के साथ हमें इसका उत्तर करना है, कुछ इस तरीके से। जैसे पहला सवाल है जी हमारा, श्रमिक कौन होता है? श्रमिक कौन होता है? पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे और बताने के साथ साथ जो जो हमारे पास मुख्य बिंदु हैं उनको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, मैंने लिखा इस गद्यांश के अनुसार श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी भी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहता है। यह पहली शर्त थी कि सर जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्नित रहेगा, जो उनसे लिप्त रहेगा, वो श्रमिक कहा जाएगा। ये ठीक है। उसके बाद सर वेतन भोगी कर्मचारी, जिन व्यक्तियों को वेतन मिलता है वे क्या कहलाते हैं? उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। जैसे वे व्यक्ति जो अपनी सेवाओं के बदले नियोक्ता से निश्चित
परिश्रमिक प्राप्त करते हैं। परिश्रमिक का अर्थ होता है वेतन। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? इस शब्द का अर्थ होता है वेतन, एक निश्चित वेतन, यानी एक नियत वेतन जो भी निश्चित किया गया हो। जो पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेतन भोगी कर्मचारी। है तो वो भी कर्मचारी, है तो वो भी श्रमिक। उसके साथ साथ स्वनियोजित व्यक्ति भी क्या है? ये भी हमने पढ़ा था कि जिनके द्वारा अपना कोई रोजगार खोला गया है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? वो भी श्रमिक हैं। ये भी श्रमिक की कैटेगरी है। यानी वे व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं और अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, वो भी क्या कहे जाते हैं? वो भी श्रमिक की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके साथ साथ अस्थायी रूप से अनुपस्थित व्यक्ति, इसका भी उल्लेख किया गया है कि सर जो भी कोई छुट्टी पर है, यानी छुट्टी यानी किसी भी प्रकार से अस्थायी रूप से वह अवकाश पर है, अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाया, कोई भी कारण हो सकता है, वे लोग जो अस्थायी रूप से कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, जैसे बीमारी है। अब मैंने यहां पर उल्लेख किया है और यहां पर मैंने एक गलती कर दी, जैसे के बाद निर्देशक चिन्ह देना होता है, ठीक है ना। जैसे बीमारी है, चोट है, खराब मौसम है, त्योहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण जो काम पर अस्थायी रूप से नहीं आ पाया, वो भी श्रमिक है, वो भी श्रमिक है। उसके साथ साथ जो मुख्य श्रमिकों के सहायक लोग हैं, सहायक यानी जो भी सहायता प्रदान करते हैं, किसके? जो मुख्य श्रमिकों के। वे व्यक्ति जो मुख्य श्रमिकों की सहायता प्रदान करते हैं और उनके कार्यों का समर्थन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो भी श्रमिक कहलाते हैं। चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि किस तरीके से उत्तर लिखने हैं और क्या क्या हेडिंग बनाकर उत्तर करने हैं। पहले गद्यांश पढ़ना है, पहले सवाल पढ़ने हैं, सवाल पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ते समय जिस से संबंधित ये बातें लिखी गई हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनको या फिर चिन्हित करना है, ताकि बाद में आसानी हो कि किस किस बात की व्याख्या करनी है, किस किस बात को हमें उल्लेख करके बताना है। आगे चलते हैं। सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के श्रमिक, इसका भी उल्लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो गृह कार्य जैसे खाना बनाना, पानी लाना, ईंधन बीनना और खेतों में कार्य करती हैं, उन्हें भी श्रमिक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उन्हें भी श्रमिक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। किसके द्वारा? अर्थशास्त्रों के द्वारा। गद्यांश में इसको नकारात्मक रूप में लिया गया है कि वो श्रमिक नहीं है, लेकिन यहां पर मत है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने यहां पर एक तथ्य दे दिया है कि मैंने इनको श्रमिक क्यों कहा है, मैंने इनको श्रमिक क्यों माना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसको लिखकर आएंगे कि उन्हें भी श्रमिक माना जाता है, तब तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसका तर्क नहीं दिया कि आपने क्यों इनको श्रमिक कहा है, तब थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। कैसे? कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि घर कार्य, खेतों में कार्यरत महिलाओं को भी श्रमिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, भले ही उन्हें कोई नगद या अनाज के रूप में भुगतान नहीं मिलता हो या बिना भुगतान के कार्य करती हो। इसका तर्क मैंने दिया है कि उन्हें भी अर्थशास्त्रियों के अनुसार माना जाना चाहिए। चाहो तो कार्य कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तर्क का, तो यहां पर केवल एक ही बात आएगी कि उन्हें श्रमिक के रूप में किया जा सकता है। केवल फिर एक शब्द का प्रयोग होगा, जा सकता है। अगर ये यहां पर तर्क प्रदान करने का या फिर तर्क आप नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर ऐसा लिखिएगा कि उन्हें भी श्रमिकों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। ऐसा फिर हमें प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा ये पीडीएफ तो आपके पास आएगी ही, ये पीडीएफ तो आपके पास आएगी ही। सर एग्जाम में पेपर पर अंडरलाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर करें। अगले सवाल की बात करें। अगला जो सवाल था सर वो कुछ इससे संबंधित था, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद तो किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद गद्यांश पढ़ा है हमने, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है। किसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद? उत्तर बताइए। मैं किसे कहूंगा कि यह सकल घरेलू उत्पाद है? किसे कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद? सर जी समझ आ रहा है अच्छे से, अच्छी बात है। अब देखिए,
अगर मैं सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में तो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ था, वहां पर जानकारी दी गई थी कि सर कि हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उपार्जित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ष के द्वारा जितना भी उपार्जित वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो उसकी सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आ जाती हैं। नीचे देश के बारे में भी कहा गया कि हम प्राप्त अर्जनों के योग करते हैं हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा बात, अब देखिए हम जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। चाहो तो अपने आधार पर भी उत्तर कर सकते हो, लेकिन इसका उत्तर कुछ इस तरीके से हो सकता है। गद्यांश में कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो शब्द यहां पर आ सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के आ सकते हैं कि इस गद्यांश के अनुसार, और अनुसार के बाद एक अल्पविराम चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है कि अगर आप किसी संदर्भ में बात कर रहे हैं जहां पर अल्प समय के लिए रुकना है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निर्धारित वर्ष में किसी राष्ट्र के भीतर उत्पन्न समस्त वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त मूल्य को निरूपित करता है। निरूपित करता है यानी उनको प्रदर्शित करता है, उनको दिखाता है कि हाँ ये सकल घरेलू उत्पाद है। इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक साल के इसे गणना करने के लिए सभी वित्तीय अर्जनों का योग किया जाता है। इसे गणना करने के लिए जितने भी अर्जन है उन सभी का योग होता है। निर्यात के माध्यम से प्राप्त होने वाले मूल्य और आयात के लिए भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर निर्बल अर्जन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सर जो हमारा निर्बल अर्जन है इसे नितांत शब्द से भी जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी में इसको निर्बल कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा निबल कहा जाता है। चलिए, निर्यात के माध्यम से प्राप्त होने वाले मूल्य और आयात के लिए भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर निवल अर्जन। अब देखो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी गद्यांश के अनुसार जितनी भी बातें हमें पता चलती हैं उसके आधार पर इसका उत्तर किया है। आगे चलते हैं। अगर हम चाहते, यानी अगर आप जानते हैं कि ये जीडीपी के बारे में आप और क्या क्या बिंदुओं को लिख सकते हैं, उन बातों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं आता इसलिए मैंने थोड़ा सा उत्तर छोटा रखा है, गद्यांश को आधार मानते हुए इसका उत्तर किया है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाली सभी गतिविधियों आर्थिक क्रियाएं कही जाती हैं, और इन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। थोड़ी सी और बातें बढ़ाकर लिखिए ताकि हम एक लगभग जो वो शब्दों की संख्या है उसको मैच कर पाए। हालांकि इसमें उतने भी शब्द नहीं है। एक लाइन में अगर आप 16 शब्द भी मानते हैं, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही है। तो 16 के आधार पर सर ये लगभग 7 लाइन है, तो इसके आधार पर लगभग हम 100 के आसपास शब्दों पर पहुंच जाते हैं, 80-100 के आसपास शब्दों पर। तो ठीक है ना? ठीक है। हेडिंग बनाने वाली कुछ बात इसमें नहीं थी, चाहो तो बनाकर भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और सवाल जो हमसे पूछा गया वो कुछ इस तरीके का था कि भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है। इसमें हम उत्तर कर सकते हैं ठीक से, क्योंकि इसके बारे में हम बिंदु भी बना सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं कि रोजगार की प्रकृति कैसी है। इसके बारे में देखो यहां पर कहा गया है कि रोजगार की प्रकृति कैसी है भारत में। हाँ, यहां से इसका उत्तर है कि भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। सबसे पहला बिंदु तो यही होगा। बहुमुखी शब्द का अर्थ होता है कि सर जिसके कई आयाम हैं, जिसके कई तरीके हैं, उसे कहते हैं सर बहुमुखी। मुखी बहु शब्द का अर्थ होता है बहुत, मुखी शब्द का होता है चेहरा, मुख, कि जिसके कई रूप हो सकते हैं, जिसके कई चेहरे हो सकते हैं। कुछ लोग वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है, यानी कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है, तो कुछ लोगों को वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार प्राप्त होता है। यानी कुछ तो ऐसे श्रमिक हैं जिनको पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त होता है, कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ सीमित महीने ही कार्य प्राप्त होता है। अधिकांश मजदूर को कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। ये भी क्या है? ये भी सर भारत में रोजगार की प्रकृति हो सकती है। आगे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल का उत्तर हमें कैसे लिखना है। इस सवाल का उत्तर हमें लिखना है कुछ इस आधार पर कि सर भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है। सबसे पहला बिंदु जहां पर हमने चर्चा करी है, इस गद्यांश के अनुसार भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुख है। सबसे पहला ये बिंदु ये होगा कि सर बहुमुखी है।
बहुमुखी के साथ साथ इसका मतलब है कि रोजगार की स्थिति और प्रकार विविध है, यानी इसके प्रकार हैं, इसके कई आयाम है और विभिन्न रूपों में मौजूद है। पहला कि एक तो है सर वर्ष भर रोजगार, जिसका उल्लेख गद्यांश में किया है, उसका उल्लेख किया है। सर असमान मजदूरी, इसका उल्लेख किया है। सर ग्रामीण और शहरी अंतर, इसका उल्लेख किया है कि ग्रामीण और शहर में अंतर क्या क्या है। लिंग विभाजन को एक मुद्दा बनाया है, एक आधार बनाते हुए लिखा है। अवैतनिक कार्य, अवैतनिक कार्य यानी जहां पर वेतन ही नहीं मिलता बहुत सारे कार्यों में, तो उसको आधार बनाया। और नीचे कुछ सारांश लिखने का हमने प्रयास किया है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो जो हमने बिंदु बनाए हैं। कि भारत में रोजगार की प्रगति विविध और असमान है। कुछ लोगों को पूरे वर्ष रोजगार मिलता है, जबकि कुछ लोगों को कुछ महीने के लिए। अधिकांश मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात शहरी क्षेत्रों में अधिक है और श्रम शक्ति में पुरुषों की संख्या अधिक है। महिलाओं का श्रम बल में योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें उनके कार्य के लिए अक्सर कोई भुगतान नहीं मिलता। उन्हें उनके कार्य के लिए अक्सर कोई भुगतान नहीं मिलता। इसी का सारांश लिखने का प्रयास किया ताकि एक सटीक उत्तर तक हम पहुंच पाए, एक सटीक उत्तर तक। ठीक है ना। हमने क्या किया कि कुछ आधार बनाए, आधार पर लिखने का प्रयास किया कि ये हमारे आधार हो सकते हैं। वर्ष भर रोजगार, असमान मजदूरी, शहरी ग्रामीण और शहरी अंतर, लिंग विभाजन और अवैतनिक कार्य। आगे चलें। कोई कह रहा है कि सर 15 अगस्त पर क्या कुछ पार्टी होने वाली है? वाह लोकेश ब्रदर, आज आपने से मतलब मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। अच्छा, आपस में बहस चल रही है आपकी, आपस में लड़ाई चल रही है आपकी। कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि शायद हो सकता है कि कोई किसी और बैच को पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी को पढ़ा ही नहीं रहे। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है। अब जरा देखिएगा, आगे चलते हैं। एक सवाल था कि सर भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है, जिसको कुछ बिंदुओं को आधार मानते हुए हमने उत्तर लिखा और इन आधार में जितनी भी बातें कही गई हैं उसका एक सारांश लिखने का प्रयास किया कि इसका अर्थ ये हो सकता है आसान शब्दों में, ये हो सकता है। और जो भी आप सारांश लिखते हैं या फिर जिन भी बातों को आसान भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं उसको अगले अनुच्छेद से लिखा जाता है, अगले अनुच्छेद से। यानी इसी लाइन में मत ऐड कर देना कि अवैतनिक कार्य में ही आगे से लिख दो, ऐसा नहीं। चाहो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर सामान्यता वो बात लिखी जाती है जिसको आधार बनाकर ये पूरी की पूरी बातें हम कह रहे हैं कि सर भारत में रोजगार की जो प्रकृति है वो जो सबसे पहली लाइन लिखी गई थी बहुमुख है, बहुमुखी है। यानी उसके अलग अलग उसकी स्थिति है, अलग अलग उसके प्रकार हैं। ये हमने कहने का प्रयास किया है कि यहाँ पर बहुमुखी का शब्द का अर्थ क्या है कि रोजगार की जो स्थिति और प्रकार विविध है और विभिन्न रूपों में मौजूद है, विभिन्न रूपों में है। आगे चलते हैं। एक और सवाल जो हमसे पूछा गया वो था सर कुछ इस तरीके का, ये वाला सवाल कि किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता। क्या इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि किन महिलाओं को हम श्रमिक ही नहीं कहते? कि सर जो घर में कार्य करती हैं, जो ईंधन बीनती हैं, जो खेतों में कार्य करती हैं, जो पानी लेकर आती हैं, उन्हें हम श्रमिक नहीं मानते हैं। उसके आधार पर जो व्याकरण, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका तर्क भी प्रदान करना है कि उनके अनुसार इन्हें भी श्रमिक की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए, इन्हें भी श्रमिक माना जाना चाहिए। इसका उत्तर कुछ इस आधार पर हम कर सकते हैं कि किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता। आसान भाषा में कुछ शब्दों के आधार पर इसका उत्तर कर सकते हैं। इस गद्यांश के अनुसार उन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता है जो खाना बनाने, पहला बिंदु, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों में काम करती हैं और जिन्हें अनेक कार्यों के बदले नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती या कितने ही मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाता। और हमने ये भी कहा कि अर्थशास्त्रियों का क्या मत है। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए, इनको श्रमिक ही माना जाना चाहिए, ये अर्थशास्त्रियों का मत है। ये इस आधार पर आसान भाषा में हमने इसका उत्तर किया। एक और सवाल था, एक और सवाल कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का कि भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है। जो श्रमिकों का अनुपात है
यहां पर हम महिलाओं के भी अनुपात की तुलना करेंगे कि अगर हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में जितने भी श्रमिक हैं उनमें से 1/3 हिस्सेदारी किसकी है, महिलाओं की है। और अगर शहरों की बात करें, शहरों में यही हिस्सेदारी लगभग 20% तक हो जाती है। ठीक है ना। तो इस सवाल का उत्तर कुछ इस आधार पर होगा। किस आधार पर? इस आधार पर कि सर भारत में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या है। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या है। भारत में श्रम बल की संरचना पर ध्यान देते हुए यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात शहरी की तुलना में अधिक है, यानी ग्रामीण में अधिक है शहरों की तुलना में। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कुल 473 मिलियन श्रमिकों में से 3/4 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। 3/4 यानी लगभग 75% मजदूर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। चाहो तो आप 3/4 को हटाकर 75% कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। लिंग अनुपात के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का लगभग 1/3 है। ग्रामीण क्षेत्रों से तुलना हो रही है कि ग्रामीण में जो 75% है, 75% में से 1/3% यानी लगभग 33% महिलाएं हैं। और वहीं अगर शहरों की तुलना करें, शहरों का जो श्रमिक अनुपात है वो लगभग 25% के आसपास है, क्योंकि 75% किसका है, ग्रामीणों का है, 25% किसका होगा, शहरों का। अच्छी बात है। जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल का हिस्सा है। इस प्रकार पुरुष श्रमिकों की प्रधानता महिला श्रमिकों की तुलना में अधिक है। यह गद्यांश यह स्पष्ट करता है कि भारत में श्रमिक जनसंख्या का प्रमुख हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न होता है और पुरुष श्रमिकों की संख्या महिला श्रमिकों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। इस गद्यांश के अनुसार इसका सटीक उत्तर हो सकता है। उसके बाद सर और कोई सवाल नहीं बचता इससे संबंधित। ये 5 सवाल पूछे गए थे और 5 सवालों का उत्तर हमने इसी गद्यांश के आधार पर किया है। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, केवल शब्दों पर ध्यान रखना होता है और कुछ कुछ तथ्यों पर ध्यान रखना होता है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। एक सवाल है, ये गद्यांश हमने पहले भी पढ़ा है, ये गद्यांश हमने पहले भी पढ़ा है, कागज की खपत वाला, जिसका संक्षेपण करने का प्रयास किया था 1/3 शब्दों में। कागज की खपत वाला गद्यांश याद है कि आजकल संसार में कागज की खपत से किसी देश में साक्षरता और प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिका की बात करें तो सर कागज की खपत लगभग 400 पाउंड है। ब्रिटेन की बात करें तो 154 पाउंड है। और भारत से अगर तुलना होती है तो भारत में यही अनुपात केवल 1.6 पाउंड हो जाता है। 1.6 पाउंड कागज की खपत है। ये गद्यांश हमने पढ़ा था, इसका संक्षेपण करने का प्रयास किया था, इसको छोटा करने का। इसी गद्यांश के आधार पर मैं आपसे 5 सवाल पूछ रहा हूं। इसी गद्यांश के आधार पर पहला सवाल क्या है, यानी देखो इसको कई हिस्सों में बांटा गया है। इसका पहला हिस्सा ये है, इसका सर दूसरा खंड ये रहा, इसका तीसरा खंड ये रहा, इसका चौथा खंड ये रहा। अब आ रहे हैं इसके 5 सवाल। अब आ रहे हैं जी इसके 5 सवाल। इन 5 सवालों के उत्तर अपने आप से लिखने का प्रयास करना है, अपने आप से लिखने का प्रयास करना है, बनाने का प्रयास। कोई मेहनत वाला कार्य नहीं है, उसी गद्यांश में उत्तर लिखे गए हैं। पहला सवाल क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी की गणना कैसे की जाती है और इसमें निर्यात और आयात के बीच का अंतर क्या प्रभाव होता है, इसके उल्लेख आपको करना है। कागज के उद्योग में भारत की प्रगति को किस प्रकार के आंकड़ों के माध्यम से आंका जा सकता है और यह अन्य देशों की तुलना में कैसे है, इसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है। उसके बाद भारत में कागज बनाने के लिए किन प्रमुख कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बांस की लुगदी का प्रयोग किया करते थे, एक घास होती थी उस घास का प्रयोग किया करते थे, उन सभी बातों का प्रयोग करना है। और कागज उद्योग की प्रगति में क्या योगदान रहा है और उनका क्या योगदान रहा है। कागज उत्पादन में बांस की लुगदी का क्या महत्व है और इससे जुड़े शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है। उत्तर की सीमा वही रखना, लगभग 100 से 150 शब्दों के आसपास। भारत में कागज उद्योग के विकास के लिए नई सामग्री की खोज क्यों आवश्यक है और हाल में किन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वो जो संक्षेपण हमने किया था उसके आधार पर 5 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। इन 5 सवालों के उत्तर अपने आधार पर लिखने का प्रयास करना। हो सकेगा तो हम इसको एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवाने का प्रयास करेंगे, वहां पर आप उत्तर लिखकर अटैच कर सकते हैं, फिर वो मेरे द्वारा चेक हो जाएगा। ठीक है ना, कि हाँ आपने ठीक लिखा है कि नहीं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में, प्रैक्टिस करना, इनको लिखने का प्रयास करना। ठीक है ना, हाँ फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो। कोई सवाल है आपका?
पूरी 26 जुलाई की क्लास में आपने इस क्वेश्चन को लिखवा दिया था। हाँ, जो 26 जुलाई की थी ना क्लास, वहां पर हमने इसका संक्षेपण करने का प्रयास किया था। संक्षेपण यानी 1/3 हिस्से में लिखने का प्रयास किया था। अब इसको गद्यांश मानते हुए इससे कुछ सवालों के उत्तर हमें करने हैं। 5 सवाल आपको दे दिए गए हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लो। पूरी क्वेश्चन डी वर्ड की लिमिट कैसे पूरा करें, उसमें बहुत कम वर्ड है। हाँ देखो, एक सवाल आया सूरज जी का कि सर जो हमने अंतिम वाला जो सवाल किया था उसमें शब्दों की लिमिट थोड़ी सी कम है। इसमें अच्छा डी वाला, इसमें से शब्दों की लिमिट थोड़ी सी कम है। देखिए, फिर इसको एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिख पाना वो अपने आप में ठीक नहीं होगा। हालांकि क्या है कि एक ही जानकारी को अगर आप दोहराते हैं या उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग करते हैं, ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना तो है ही नहीं, जो गद्यांश को आधार माना है उसके आधार पर जो जो तथ्य निकल कर आए हैं उसके आधार पर लिखने का प्रयास किया है। ठीक है ना, अच्छी बात है। पूरी पीडीएफ अपलोड करवा दीजिएगा, ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ईमेल आईडी चाहिए आपको? हे भगवान, कोई कह रहा है कि गुरुजी ईमेल आईडी बता दीजिए। चलिए जी, फिर मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में। तब तक के नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण।